हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू हिंदी व्याकरण क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 रीड करेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। चलिए रीड करते हैं। शब्द भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भाषा का मुख्य आधार कहलाते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। तो बच्चों, यहाँ पर मेन चीज़ है सार्थक होना। अगर किसी शब्द का अर्थ ना निकल रहा हो, वर्ण को अव्यवस्थित तरीके से लगाया गया है तो और उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उनको हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे क, म और ल को मिलाकर जिसमें लिखा गया है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो इसको कमल कहा। कमल कहने पर हमारे दिमाग में एक कमल के फूल की छवि आती है। अगर इसको हम मलक या लमक कह दें तो क्या होगा? हम नहीं समझ पाएंगे ये क्या है। तो किसी भी शब्द के वर्ण को व्यवस्थित तरीके से ना लिखकर उसको उल्टे सीधे तरीके से लिख दें तो क्या हम उस वर्ण के समूह को शब्द कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता है, और यदि इन वर्णों का क्रम सही ना हो तो ये शब्द निरर्थक हो जाते हैं, यानी कि बिना मतलब के। यदि उपर्युक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्दों में वर्ण क्रमबद्ध नहीं होते तो इनसे बने शब्द इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे इसमें दिए गए, आप खुद पढ़ लीजिए। लमक, मकल, लफू, नवागब, गवानब, वानभग। अगर इस तरह से अगर आपके सामने कोई बात करे तो क्या आप समझ पाएंगे व्यक्ति क्या कह रहा है? क्योंकि इन शब्दों में वर्णों का क्रम सही नहीं है, इसलिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब अर्थ नहीं निकलता है तो आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि वर्णों का उपयुक्त क्रम ना होने से ये सभी शब्द निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। तो इनसे एक बात क्या स्पष्ट होती है, आप ये याद कर लीजिए कि वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये लाइन आपकी याद करने के लिए है। ठीक है, अगर पूछा जाए शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह यानी कि ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई सही मतलब निकलता हो। अब पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। कैसे किया गया है, आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर ही ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। बहुत आसान है, अगर आपने मन से समझ लिया तो आपको याद हो जाएगा। वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ का मतलब जो किसी विशेष वस्तु के लिए निर्धारित हो गए हैं, उनमें बदलाव संभव नहीं है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हाथ, हमारे हाथ है, हाथों के लिए हाथ शब्द का प्रयोग किया गया है। घर, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा। तो ये जिस चीज़ के लिए उपयुक्त यानी कि निर्धारित किए गए हैं उसी के लिए ये शब्द बोले जाएंगे। आदमी के लिए आदमी, सूरज के लिए सूरज, चांद के लिए चांद शब्द का प्रयोग होगा। ये हो गए रूढ़ शब्द। और दूसरी विशेषता इनकी ये है कि इन शब्दों का खंड करने पर यानी कि विभाजित करने पर इनका अर्थ नहीं निकलेगा, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएंगे। तो रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार, न्याय और प्रिय, दोनों से मिलाकर बना न्याय प्रिय। देश और भक्ति, इन 2 शब्दों से मिलकर बना देशभक्ति। तो आप रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है। तीसरा है योग रूढ़। ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? योग रूढ़ शब्द एक तरह के यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन इनमें जो अर्थ निकलता है एक तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन का अर्थ क्या हुआ? 10 सिर वाला। अगर यहीं तक होता तब तो ये यौगिक शब्द होता, लेकिन यहाँ पर तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। दशानन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? रावण के लिए। तो ये हुआ योग रूढ़ शब्द, यानी जो शब्द जिन 2 शब्दों के मेल से बने शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं योग रूढ़। ऐसे ही गजानन,
हाथी के समान सिर वाले, तो क्या हुआ? गणेश। तो ये गणेश के लिए हो गया। ऐसे ही नंदलाल और हिमालय, समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है। इसके बाद चौथा अभी अगले पेज पर है। पहले हम तत्सम देखते हैं। तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान, यानी संस्कृत के समान। जो संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी शब्द तो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे संस्कृत में दूध को दुग्ध कहते हैं और हिंदी में भी दुग्ध कहते हैं, ऐसे ही घी को घृत कहते हैं। अग्नि, मयूर, निद्रा, रात्रि, ये हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ये जो शब्द हैं इन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द क्या है? इन्हीं शब्दों को हम थोड़ा सा परिवर्तित करके यानी अशुद्ध रूप में लिखते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव। तो अगर सीधे सीधे आप भाषा में समझना चाहें तत्सम और तद्भव क्या है, तो आप लिखेंगे तत्सम शुद्ध रूप होते हैं, ठीक है। ये संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो अशुद्ध शब्द होते हैं। जैसे संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बने शब्दों को हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, घी, आग, मोर, नींद, रात, आप मिला लीजिए। तत्सम ये रहा दुग्ध और तद्भव हुआ दूध। ऐसे ही घृत घी बन गया, मयूर तद्भव में मोर हो गया, निद्रा नींद हो गई और रात्रि रात हो गई। इस तरह से परिवर्तन हुए। तो ये जो सारणी दी गई है कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप, ये सारणी आप सभी बच्चे रीड करेंगे पूरी, ठीक है। सारे शब्द आपको पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सारे शब्द आपके इंपॉर्टेंट हैं। वत्स, बच्चा, हम लोग कहते हैं बच्चा, बच्चों, तो बच्चा का शुद्ध क्या हुआ? वत्स। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जो शब्द हम डेली यूज़ करते हैं इनमें से कौन से वास्तव में शुद्ध हिंदी में इनको क्या कहेंगे। जैसे हम कहते हैं बहन, बहन को क्या कहते हैं? संस्कृत में भगिनी कहते हैं। भाई को संस्कृत में भ्राता कहते हैं। खीर को क्षीर कहते हैं, क्षीर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको नहीं पता होंगे। जब तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे कि संस्कृत से कितने शब्दों को अशुद्ध करके हमारी हिंदी में डाला गया है। तीसरा है देशज शब्द। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द हैं थैला, पगड़ी, खाट, झुग्गी, खिड़की, धोती, खुरपा, चुन्नी, रोड़ा, खिचड़ी, रोटी, लोटा, झोला, थप्पड़, झाड़ू, डिबिया। ये सभी देशज शब्द हैं, यानी कि भारतीय भाषाओं के ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। समझ गए? जैसे कहीं साउथ इंडियन से ले लिया, कोई गुजराती, मराठी, तमिल और भोजपुरी, अवधी, मगधी, इन भाषाओं से शब्द ले लिए गए और हिंदी में उनको मिला दिया गया। जैसे आप कभी झोला और थैला एक ही बात है, लेकिन कुछ कई भाषाओं में झोला लिखा होता है, कहीं पर थैला लिखा होता है। चौथा है आपका विदेशी शब्द। भारत में समय समय पर विभिन्न विदेशी लोग आए जो अपने साथ अपने देश की भाषाएं भी लाए। विदेशी लोगों के प्रभाव से हिंदी के शब्द भंडार में अनेक विदेशी शब्दों की बढ़ोतरी हो गई तथा उनका प्रयोग पूर्ण रूप से किया जा रहा है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, विदेशी शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो कुछ विदेशी शब्द देख लीजिए अंग्रेजी में, जैसे कि कंप्यूटर, डॉक्टर, टिकट, पेंसिल, पेन, क्रिकेट, रेडियो, टाई, कार, क्रीम, इंजीनियर, ट्रक, बजट, इंजन, फोटो, कैमरा, टेलीफोन, सर्कस। ये सब क्या हैं? ये अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम लोग इनको हिंदी में बोलते हैं। लोग पूछते हैं, अब तो गांव का व्यक्ति कहने लगा टाइम क्या हुआ, रेलगाड़ी, रेल, ट्रेन, पेंसिल। हमें लगता है कि ये हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये क्या है? अंग्रेजी के शब्द। क्योंकि हमारे देश में हर देश का आदमी आया, हर देश के दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए। किसी ने यहाँ पर शासन किया, किसी ने व्यापार किया, कोई हमेशा के लिए यहाँ रह गया। तो उन सभी की भाषाएं भी हमारे यहाँ मिक्सअप हो गई। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए हमारी हिंदी में दुनिया भर की सभी भाषाओं का मिक्सचर हो गया और हम मिलाकर सभी भाषाओं को बोलने लगे। तो कभी कभी हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला महसूस
होना क्या चाहिए हिंदी में अनुभव, और महसूस अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा में देखिए इनाम, पर्दा, जहाज, तारीख, ताकत, कीमत, इलाज, हवालात, अकल, मतलब, शादी, कसम, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। हिंदी में इनाम को पुरस्कार कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, इनाम। ऐसे ही मतलब को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थ। शादी को हिंदी में क्या कहते हैं, विवाह। अकल को हिंदी में क्या कहते हैं, दिमाग यानी मस्तिष्क, नहीं, अकल को बुद्धि कहते हैं, मस्तिष्क को कहते हैं दिमाग। तो ऐसे ही कई भाषाओं के शब्द हमारी देश की भाषाओं में मिक्सअप हो गए। तो आप ये सारे पढ़ लीजिएगा, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी। फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं ये सभी आप रीड कर लीजिए। तुर्की भाषा की रीड कीजिए, पुर्तगाली में क्या क्या बोला जाता है, कमीज, साबुन, बरामदा, फालतू, फीता, तौलिया, गमला, ये सभी पुर्तगाली के हैं। फ्रांसीसी के शब्द हैं कार्टून, काजू, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, चाय, तूफान, पटाखा, लीची, चीकू, ये कहाँ के हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। तो दुनिया भर की सभी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आकर मिल गए। इसके बाद है संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। सीधी सी आसान सी भाषा है, जो दो भाषाओं के मेल से, यानी कि एक अलग अलग भाषा के दो शब्द हैं और दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। जैसे पान हिंदी भाषा का शब्द है और दान फारसी भाषा का शब्द है, दोनों को मिलाकर क्या बना, पान दान। ऐसे ही घड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, साज अरबी भाषा का शब्द है, दोनों को मिलाकर बना घड़ी साज। तो इस तरह से ये सारे शब्द, ये क्या हैं, संकर शब्द। ये सारे शब्द आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ना आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से अगर आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं बोल कर बताऊँगा, आपका वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और हाँ, एक बात और है कि मोबाइल से वीडियो देखकर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, जो भी है, कोशिश ये कीजिए कि आप इसकी हेल्प लीजिए। केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी बुक से कीजिए। आप मोबाइल अपना ऑन करके रखिए, वीडियो चालू करके, लेकिन अपनी बुक साथ में रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।